बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज एक मैच खेला गया हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और मुकाबला था न्यूजीलैंड का नेदरलैंड की टीम से। और न्यूजीलैंड ने यह मैच 99 रन से जीत लिया। इस तरह न्यूजीलैंड के 4 पॉइंट्स हो गए। और अगर आप नेट रन रेट की बात करें तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट प्लस 1.96 है, तो जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीवी टीम की कारकर्दगी इब्तिदाई दोनों मैचेस में बड़ी जबरदस्त रही। इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेटों से जीते, आज उन्होंने 99 रन से फतह हासिल की। और न्यूजीलैंड की इस फतह में उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 59 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, और उसके अलावा उन्होंने जब बैटिंग की तो कम गेंदों पर तकरीबन 30 से ज्यादा रन स्कोर किए। मिचेल सेंटनर ने, आपको याद होगा, इंग्लैंड के खिलाफ जो अहमदाबाद का मैच था वहां भी उन्होंने 3 विकेटें 10 ओवर में 37 रन देकर हासिल की थी। आज फिर रचिन रविंद्रा, जिनकी आमिर सुहेल उनकी बहुत तारीफ करते हैं, आज भी वाकई में उन्होंने प्रूव किया। 51 रन की उन्होंने उम्दा इनिंग्स खेली और अब 174 रन बना चुके हैं 2 इनिंग्स में रचिन रविंद्रा। उसके अलावा आज जो निस्फ सेंचुरियां बनी वो विल यंग, जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। उसके अलावा कप्तान टॉम लेथम ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। लेकिन जो कारकर्दगी नुमाया रही मैन ऑफ द मैच मिचेल सेंटनर की, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान का भी कल मैच होने जा रहा है, उस पर थोड़ी सी आज बात करेंगे। कल मैच से पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से है, क्या हो रहा है भारत में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। हर तरह के, अब जब से सोशल मीडिया आया है बहुत सारी चीज़ें जो है मंजर आम पर आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक उसने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया कि न तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़े मिले, ना ही जो है वो जो लोग जाना चाह रहे थे तमाशाई जो मैच देखने के लिए जाना चाह रहे थे उनको भी वीज़े नहीं मिले। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले अपने पैनल का आपसे तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज़ की तरह आज भी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करते हैं। और हमारे शो की खास बात यह कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं, एंटरटेनमेंट से हट के, क्योंकि क्रिकेट लोगों के खून में रच बस गई है। जिसको क्रिकेट से मोहब्बत होती है, पैशन होता है, एडिक्शन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें सुनना चाहता है। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स इस हवाले से अपनी राय का इजहार करते हैं। आमिर, क्या देखते हैं? आज न्यूजीलैंड ने तो नेदरलैंड को हराया, लेकिन नेदरलैंड आज फिर 200 रन कर गई। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 200 रन किए। देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि ये उस वक्त जीतने की पोजीशन में आएंगे जब ये किसी की टीम को फंसा लेंगे 225 और 40 के दरमियान। अगर ये आउट कर लेंगे तो इनकी बैटिंग इस तरह की है कि ये मैच जीत सकती है, किसी को अपसेट कर सकती है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ ये करीब आए कि उनको फंसा लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन साउथ शकील रास्ते में आ गए, रिजवान आ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अच्छे टोटल पे चला गया। लिमिटेशंस हैं, लेकिन अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन। लेकिन अभी भी जिस तरह आके वो जान मार रहे हैं, बिल्कुल आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपने अभी इंट्रो में कहा था हम पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करेंगे, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज जो पिच थी, हमें नजर आया पिछले मैच में जब पाकिस्तान खेल रहा था गेंद टर्न हो रहा था। आज ज्यादा हुआ आज गेंद ज्यादा टर्न हुआ, और उसके बाद थोड़ी सी ग्रिप भी ज्यादा थी आज के मैच में, और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। अब कल जब मैच होगा, क्योंकि आज भी मैच हुआ है और कल भी वहां पे मैच है, पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर होगा। डिफरेंट पिच पे होगा या सेम पिच? डिफरेंट पिच पे, मोस्ट लाइकली डिफरेंट पिच पे होगा। लेकिन अगर सेम पिच पे होता है, यहाँ पे भी रात को पानी लगाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो जब कल मैच स्टार्ट होगा तो कप्तान बाबर आजम और जो थिंक टैंक है उनको विकेट जो है, पिच बड़े प्रॉपरली उनको रेट करनी पड़ेगी और सही फैसले करने पड़ेंगे। जब मैं सही फैसले की बात कर रहा हूँ, टीम सिलेक्शन एंड एट द सेम टाइम टॉस जीत के करना क्या है। अच्छा, दिलचस्प बात आमिर, आज दोनों टीमों के कप्तान यहाँ ग्राउंड में नहीं आए, पिच को नहीं देख सके। उनकी प्रैक्टिस सेशन जो यहाँ पर था वो प्रैक्टिस सेशन सिकंदराबाद में वहीं पर रखा गया। तो दोनों कप्तान कल ही देखेंगे पिच, जो भी देखेंगे। ऑब्वियसली ग्राउंड में पहले आ जाएंगे और उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस पिच का इनिशियली बिहेवियर क्या होगा और लेटर ऑन क्या होगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पिच रीड करना
बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी कप्तान के। ये काम हनीफ मोहम्मद किया करते हैं, जिनको बड़ा तजुर्बा था मरूम हनीफ। देखिए, आपकी आधी जॉब तो जो है वो इजी हो जाती है कि आप जिस जगह पे आपने लड़ाई करनी है उस टेरिटरी का पता चल जाए कि ये यहाँ पे जो डिमांड क्या है। तो अगर पाकिस्तान गेम रीड कर लेता है और विकेट रीड कर लेता है तो उससे फायदा ये होगा टीम सिलेक्शन सही होगी और उसके बाद स्ट्रैटेजी सही। लेकिन मेरे पास जो इत्तला है, इससे पहले समी की तरफ जाऊं, कि जो इत्तला मेरे पास आई है वो ये है कि पाकिस्तान कल एक चेंज करने जा रहा है, फखर जमान को बिठाकर अब्दुल्ला शफीक को खिलाने जा रहा है। ये तो अच्छा डिसीजन होगा। ये अच्छा, कुछ रिपोर्टें आ रही थी शायद आगा सलमान को जो है वो ओपन करा दी जाए। तो मैं और समी डिस्कस कर रहे थे ऑफ है। तो समी ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि अगर आपने किसी और को ही ओपन करानी है, बाबर आजम खुद कर लें। तो फिर तीन क्यों लेकर गए आप ओपनर? 3 ओपनर तो लेकर गए हो ना। आपको खिलाना तो अब्दुल्ला शफीक को ही चाहिए, लेकिन अगर मेक शिफ्ट ओपनर अगर जो हम सुन रहे थे बातें, देखिए काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ऐसी बातें आती हैं जिनका यकीन तो करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी और को करानी तो बाबर आजम तो खुद भी कर सकते हैं। ये समी का बड़ा अच्छा पॉइंट है। समी, ये लोकी फर्गूसन को आज उन्होंने खिलाया, चेंज किया जिमी नीशम की जगह। बॉलिंग के हवाले से अगर मैं पूछूं, फास्ट बॉलिंग कैसी रही कीवी टीम की? स्पिनर ने तो आउट किए, एक रचिन रविंद्रा ने भी आउट किया और 5 जो है सेंटर ने आउट किए, लेकिन उनके अलावा जो फास्ट बॉलर्स उन्होंने यूटिलाइज किए। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैच में, यहाँ तो नातजुर्बाकार टीम थी, अगर दूसरा मैच कोई ऐसा हुआ, टफ टीम आ गई, तो उसके खिलाफ इन फास्ट बॉलर पर रन आराम से बन जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये कि जिस तरह मुझे लगा आज के फास्ट बॉलर इनके अभी भी थोड़ा सा विकेट से वो नहीं हुए, हम मांग नहीं हुए। अगर आप देखें लोकी फर्गूसन खेले, लेकिन जितने भी इस वर्ल्ड कप में एक्स्ट्रा एक्सप्रेस बॉलर खेलने, सब थोड़ी इतने विकेटें भी नहीं ले पा रहे हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव साइड है। अगर इसी तरह आप मैट हेनरी को देखें तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की पहले मैच में भी और आज भी। मतलब एयर में भी थोड़ा सा स्विंग मिल रहा था, ऑफ द विकेट भी थोड़ा सा मिल रहा था। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मैट हेनरी इनकी फास्ट बॉलिंग को संभाले में। ट्रेंट बोल्ट को क्या हो गया समी? वो तो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो उनके। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें कि इतना ज़्यादा स्विंग इन द एयर में नहीं मिल रहा है। थोड़े से वो बॉलर हैं स्विंग बॉलर, एयर में स्विंग करते हैं, तो इतना ज़्यादा स्विंग एयर में नहीं मिल रहा। ऑफ द विकेट हल्का से डिविएट हो रहा है और वही बैट्समैन को थोड़ा सा परेशान हो रहा है। बाकी जितनी आज उन्होंने बॉलिंग की है तो मोस्टली ओवर में 2-3 स्लो बॉल किए हैं, मतलब यूज़ करने की कोशिश की है, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए कि वेरिएशन की तरफ भी जाना शुरू है, क्योंकि उनको पता है जैसे जैसे वर्ल्ड कप चलेगा, क्रंच मैचेस आएंगे तो उनकी बॉलिंग पे भी प्रेशर आएगा। आमिर, एक और खास बात जो देखने में आ रही है इस वर्ल्ड कप में कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं। आज सेंटर ने 5 आउट की, कल जडेजा ने 3 आउट किए, इससे पहले शकीब उल हसन ने अच्छी बॉलिंग की, कैशव महाराज ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने भी मिली जुली बॉलिंग की, बुरी नहीं की। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का वर्ल्ड कप होगा जहां पे हल्का सा गेंद टर्न होगा। और आप देखें तीनों स्पिनर्स की एक ही तरह बॉल करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज, एंगल करते हैं, ऑफ एंड मिडल से गेंद को अंदर लेके आते हैं, वहां पे ऐसी लेंथ पे गेंद गिराते हैं कि जहां पे सिर्फ गेंद मिड ऑन की तरफ जाए और लपेटा भी ना पड़ सके, और वहीं से ढीला गेंद करके गेंद को स्पिन करते हैं और बैट्समैन को जो है वो गेसिंग पे ही रखते हैं। इसीलिए ये कामयाब हो रहे हैं। देखिए सेंटर की बॉलिंग को आप आमिर कैसे असिस्ट? देखिए, मैं तो आपको पहले ही कहा था पहले मैच में कि ये खतरनाक बॉलर होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया और इनको अब आर्ट आ गया है कि मैंने लंबी क्रिकेट में बैट्समैन को फंसा के आउट किस तरह करना है। फ्लाइट भी दी, तेज भी किया, आर्मर भी किया इन्होंने, वैरायटी। उनकी जो मैक्सिमम पेस थी वो 92 थी, सही, ठीक है। स्लोएस्ट उनका जो था इट वाज अराउंड 80 के करीब, 79-80। जो एवरेज उनकी पेस आ रही थी, एवरेज वो 82 से 83 के दरमियान थी। तो ये बड़ी अच्छी पेस है जिसके ऊपर आप बॉल करें। इतना ज्यादा पेस भी आप बैट्समैन को ऑफर नहीं कर रहे कि वो कट मार ले या कि पेस को यूज करके गैप में खेल के रन्स बना सके। तो ये बैट्समैन को टाइट बॉलिंग करके बैट्समैन को फंसाने के बाद फिर हल्का सा फ्लाइट कर दें कि आओ स्कोर करने के लिए मारो, और उसमें वो विकेट लिए जा रहे हैं। लेकिन वेला लागे वो फ्लाइट देता है जिस तरह एशिया कप में उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पहले मैच में उसको टारगेट किया हुआ था। अच्छा, जैसे ही वो देखे दोनों, जब आपने फंडूसन की बात सुनी होगी तो उन्होंने ये कहा कि एक टाइम था कि रन्स बनाने बड़े मुश्किल हो रहे थे शुरू में। तो जैसे ही वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आया उन्होंने टोटल अटैक कर दिया
और वो अटैक जो हुआ है, ना सिर्फ विलालगे का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हुआ, उन्होंने तेज मारने शुरू कर दिए, वरना फ्लाइट दे रहे थे एशिया कप, तेज मारने शुरू, जैसे ही उन्होंने तेज मारने शुरू किए उनको चारों तरफ स्कोर होना शुरू हो गया, और उनको जो मार पड़ी है उनके साथ दूसरे बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ गया। ठीक है समी, हम इस बॉलिंग की जिस तरह आमिर से मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो नीदरलैंड की टीम में आज बास डिलाडा वो इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे। पिछले मैच में 4 उन्होंने विकेट ली थी पाकिस्तान के खिलाफ, 50 रन भी किए थे, आज शायद एक ही विकेट उनके हिस्से में आई। नीदरलैंड में आपने देखा कि उन्होंने आर्यान दत्त से जो है वो बॉलिंग का आगाज कराया। नीदरलैंड की बॉलिंग में आपको कुछ जान नजर आती है या फिर ये सब पार्ट टाइम बॉलर्स है? वैन डर मर्वी जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आज उन्होंने बॉलिंग की, 2 विकेटें भी उन्होंने ली। नीदरलैंड की बॉलिंग को आप किस तरीके से कंपेयर? मेरे ख्याल में देखें, डेलेडे की अगर आप बात करें, उन्होंने आज भी अच्छी बॉलिंग की है, 10 ओवर में 60 और रन दिए हैं, और विकेट इतना ज़्यादा हेल्प नहीं था फास्ट बॉलर का। बाकी इनकी बॉलिंग की अगर आप बात करें तो लिमिटेशन तो है मेरे ख्याल में। इसी बॉलिंग का अगर उनके पास 1-2 अटैकिंग और स्पिनर आ जाए तो हो सकता है इनकी बॉलिंग में ज़्यादा फर्क आ जाए। आर्यान दत्त जो है वो कुछ इम्प्रेसिव नजर आ रहा है, इम्प्रेसिव, और उन्होंने अपना सेकंड स्पेल भी बड़ा अच्छा आके किया। जब काफी ज्यादा मार पड़ रही थी, उन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की, उन्होंने सेकंड स्पेल में भी विकेट हासिल की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये इस तरह के बॉलर हैं, ये किसी बड़ी टीम में भी आराम से जगह बना सकते हैं। अगर आप नीदरलैंड की टीम की बात करते हैं, अगर इनकी बैटिंग को बॉलिंग के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बॉलर ज्यादा बेहतर हैं बैट्समैन, लेकिन फिर दोनों मैचों में 2-2 रन करके 200 रन कर गया। हाँ, लेकिन 200 रन देखें इन लॉ रूल्स के साथ और जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है उनके साथ आप आराम से भी जो है खेल के, अब इतना एक्सपीरियंस तो उनके पास है कि 200 रन तो कर जाएं, लेकिन उनकी बॉलिंग आप कह सकती हैं बैटिंग से ज़्यादा मुनासिब है। बैट्समैनों को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आने के लिए। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। जोश जगादे में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रचिन रविंद्रा की बात करेंगे, जिन्होंने आज भी 51 रन स्कोर किए। 23 साल नौजवान 2018 का अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम में अब जगह बना रहा है और 1 डाउन पोजीशन पर आ रहा है। केन विलियमसन आएंगे तो क्या होगा, ये भी पूछेंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से। एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे और कल यकीनन शायकीन क्रिकेट का जोश जो है वो अपने नुक्ते उरूज पर नजर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से। ये वही श्रीलंकन टीम है जिसने पाकिस्तान को एशिया कप के ऑलमोस्ट जो सेमीफाइनल बन चुका था उसके मैच में आखिरी गेंद पर शिकस्त दी थी 2 विकेटों से। आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन दरकार थे श्रीलंका को और 5वीं गेंद पे चौका लगा और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। लेकिन अब डिफरेंट सिनारियो है, अब वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो है वो मुख्तलिफ होगा। लेकिन आमिर, एक और चीज़ जो खास बात है कि तमाशाई फिर वही नजर ही नहीं आ रहे। आज भी नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के मैच में इतने नहीं थे और बाकी मैचेस भी आप देखें, तमाशाइयों की ना होने की वजह आप क्या समझते हैं? टिकट्स महंगे या फिर इंटरेस्ट नहीं है? आई थिंक वो हमने इसके बारे में बात की थी कि वो ये एक तरह की स्टेटमेंट ही बनने जा रही है कि वो कह रहे हैं कि आईपीएल के अलावा तो कुछ चीज़ ही नहीं है, वर्ल्ड कप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही स्टेटमेंट बनती है जी। या तो ये है कि टिकटें महंगी हैं हाँ। और आईपीएल पे इनको टिकटें मुफ्त मिलती हैं जिसकी वजह से स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं। सो देखें, ये पूरी दुनिया में जो इनके क्लेम्स थे ना, वो ये वाले क्लेम्स जो हैं वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं। उनकी वैल्यू जो है कम होती जा रही है कि जी क्रिकेटिंग नेशन है, किसी तरह भी क्रिकेट हो तो इंडिया में जो है वो क्राउड मैचेस देखने आता है। देखें, दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो है ऑन डिस्प्ले है। सही है, दुनिया की बेस्ट टीमें जो हैं वो कम्पीट कर रही है 150 प्लेयर्स हैं। और आप देखें कितने अरसे के बाद 92 के बाद सारी टीमें अब आपस में मैचेस खेलेंगी। फॉर्मेट वही है। इसकी वजह से ये टूर्नामेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग था और ज्यादा इसमें दिलचस्पी का इजहार होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। समी, इस तरह के फॉर्मेट में आप क्या समझते हैं कि जहाँ 10 टीमें, हर टीम एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है, तो हर टीम ऑन द टोज होगी कि फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन होगी, कभी कुछ, कभी कोई जीता, कभी कोई जीता, पॉइंट्स फिर आखिर में चारों टीमों के लिए मैटर करेंगे जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस तरह के टूर्नामेंट में
टीमें कितनी जो है वो ऑन द टोज होती हैं कि यार ये मैच हार गए, अगला मैच जीतें, चांस होता है इस तरह के टूर्नामेंट? जी हाँ, बिल्कुल चांस भी है। फिर आपने हर टीम से खेलना है तो हर टीम के अपोजिशन के खिलाफ देखें, बाकी जो दूसरा फॉर्मेट में उसमें ऐसा था कि आप 2-4 टीमों से बचते बचाते सेमीफाइनल में आ जाते थे, लेकिन इस फॉर्मेट में ऐसा है कि अपने हर टीम के खिलाफ खेलना है और अपना गेम दिखाना है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। 92 के बाद इस तरह का फॉर्मेट आया और मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नज़र आ रही है, बनाए जिसमें के ग्रुप किए जाएं। हर टीम को मौका मिल रहा है ना कि अपनी परफॉर्मेंस शो करे। 150 प्लेयर्स हैं टोटल इस टूर्नामेंट में। हमें 150 क्रिकेटर्स हैं एंड दे आर वाइंग फॉर द प्राइड कि भाई वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को किसी तरीके से आगे लेके जाएं। देखिए, ये जो सारी टीमें खेल रही है ना, और जो हमने एक फॉर्मूला बनाया था वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस पे भी है। जो 92 वर्ल्ड कप में मेरा एक्सपीरियंस है, इसी बेस के ऊपर मैं ये कह रहा था कि ये जो 4 टीमें नीचे वाली, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हॉलैंड एंड श्रीलंका, जो मेन टीम है उनका फोकस ये है कि इनको हम लोगों ने हराना, और आपस में जो मैचेस होंगे टॉप 5 टीम्स के, वो जो टॉप 5 टीम्स हैं, टॉप 5-6 टीम्स हैं, उन्होंने एक दूसरे से 1 या 2 मैचेस जीतने हैं। ये करते हैं तो उनके सेमीफाइनल में आने के चांसेस होते हैं। 92 में भी इसी तरीके से स्ट्रेटेजी आप लोग प्लान कर रहे थे? नहीं जी, उस वक्त तो हो गया जो होना था। हाँ। लेकिन यह है कि मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं कि जो हम लोगों ने मैचेस जीते, उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैच था न्यूजीलैंड वाला ऑब्वियसली, और ऑस्ट्रेलिया वाला। बाकी तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो जो हम लोगों ने मैचेस जीते हुए थे, श्रीलंका और जिम्बाब्वे वाला, और जो एक टाई हुआ था मैच हमारा नो रिजल्ट वाला इंग्लैंड के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। इंग्लैंड वाला ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ, वरना जितने पे पाकिस्तानी टीम आउट हो गई थी। उसी के बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये 5 टीमें, 4 टीमें जो है आपका टारगेट होनी चाहिए। अगर ये आप जीत लेते हैं तो आपके कितने पॉइंट, 8 तो ये हो गए। सो एक आधा मैच और जीत के आपके चांसेस सेमीफाइनल में हो सकते हैं। समी, आप भी 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप खेले, वहाँ सुपर 6 या इस टाइप का था ना वहाँ मरले में जाने का, और उस फॉर्मेट को आप कैसे देखते हैं? उस फॉर्मेट में था कुछ इंटरेस्ट लोगों का? बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है सबसे बड़ा मेजर इवेंट है, लेकिन मुझे पर्सनली अगर आप बोलें तो ये फॉर्मेट ज़्यादा कम्पिटिटिव लगता है, क्योंकि अगर आप देखें उस फॉर्मेट में देखें तो आपको आइडिया हो जाता था आपने किस टीम को टारगेट करना है। यहाँ मेरे ख्याल से पॉइंट टेबल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा। अगर कोई भी एक टीम अच्छा खेले या बुरा खेले तो उससे पॉइंट टेबल पर लाजमी फ़र्क पड़ेगा। इवन आप अगर बात करें, ये जो 4 टीमें कह रहे हैं कि जीतने के चांसेस इसके कम लग रहे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट से भी पॉइंट टेबल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप फुटबॉल की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा नेशंस हैं। हाँ। तो फुटबॉल में आपको जो है ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे तो टोटल 10 टीम्स हैं। आई थिंक ये ICC का बड़ा अच्छा फैसला है कि सारी टीमें खेलें, ताकि आपको एक्चुअली पता लगे वर्ल्ड चैंपियन कौन है। क्योंकि कैरेक्टर का भी पता लगता है, आपके टेम्परामेंट का भी पता लगता है, आपकी पेशेंस का भी पता लगता है, आपके स्किल्स का भी पता लगता है। सही। हमें अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड के 4 पॉइंट्स हो गए, और न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है +1.95 का है, नीचे आया। पहले +2 का था, +2। अब उसके बाद +2 साउथ अफ्रीका भी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ही 428 कर दिए थे। पाकिस्तान का +1.6 है, और बांग्लादेश का भी +1.4, और इंडिया का जो है +0 पॉइंट। तो इस नेट रन रेट, अभी तो इनिशियल स्टेज है मेरे ख्याल में, अभी इट्स टू अर्ली टू होंगी इनके ऊपर ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगी। छोटे मार्जिन से जीतेंगे तब फ्लक्चुएशन होगी, बड़े मार्जिन से हारोगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी। सो अभी तो अर्ली डेज है, अभी तो ये फ्लक्चुएट होता आपको तब नजर आएगा जब तगड़ी टीम में आपस में रेगुलरली इस वर्ल्ड कप में खेलना शुरू करेंगे। एक तो मैच हुआ ना तगड़ी टीमों का, भारत और ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का भी, वो भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे तगड़ी टीमें आएंगी तो ये फ्लक्चुएशन आपको जरा और नजर आएगी। समी, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? आप देखें इंग्लैंड सबसे नीचे, जो वर्ल्ड चैंपियन है, एक ही मैच हारी है। तो आमिर सही कह रहे हैं कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लक्चुएशन तो होती रहेगी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे टीमों के ऊपर जाकर। जी हाँ, बिल्कुल, ये फ्लक्चुएट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन देखें वर्ल्ड कप या कोई भी मेजर इवेंट, मेरे जो पर्सनली समझता हूँ कि वो टीमें जीती हैं जो सही टाइम पे पिक करें।
ठीक है, अभी न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल है, रन रेट भी अच्छा है, तो लेकिन ये कि ये टीमें वही जीती हैं जो सही टाइम पे पिक कर रहे हैं। अराउंड जब नॉकआउट स्टेजेस के करीब पहुंचे तब उनका बेस्ट गेम वहाँ पे हो, क्योंकि अभी आप राउंड में आपके पास चांसेस हैं, अगर एक आध मैच हार भी जाए आप तो कमबैक के चांसेस हैं। तो जिस तरह से आप नॉकआउट की तरफ जाएंगे तो वहाँ टीमों को A+ गेम चाहिए होता है, जो ये कि राउंड के मैच तो ठीक है, लेकिन इंडिया को कैसे देखते हैं समीर? बहुत जबरदस्त चांसेस है इनके, टीम इनकी कंडीशन से भी आप समझ लें कि सूट करती है उनको, फिर जितने वेन्यूज हुए हैं वो भी इंडिया की फेवर में ही जा रहे हैं, तो थोड़ा बैलेंस टीम लग रही है, तो उनके भी चांसेस अच्छे हैं कि वो नॉकआउट स्टेज तक जाए। सही। इससे पहले हम ब्रेक पर जाएं, हमारा एक सेगमेंट है कि आस्क मिर्जा इकबाल बेग, आप मुझसे पूछें और कोई ना कोई एंकर, कोई सेलिब्रिटी जो है वो सवाल करती है। आज देखते हैं कि हमसे कौन सवाल कर रहा है। आस्क मिर्जा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं सर। एक छोटा सा सवाल है और आप ही ये मुश्किल हल कर सकते हैं, आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कौन सा बैट्समैन था जो कि सबसे पहले 10,000 रन तक पहुंचा था? प्लीज, ये सवाल है। बड़ा अच्छा आपने, बड़ा सवाल तो बड़ा अच्छा किया ओवैस मंगल वाला, इसका जवाब भी बड़ा, क्योंकि 10,122 रन करके रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से सुनील गावस्कर। और सुनील गावस्कर वो पहले बैट्समैन थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने अपनी किताब दी आइडल में लिखा कि वो उनका डिफेंस बड़ा तगड़ा था सुनील गावस्कर का, बड़ा मुश्किल होता था पेनिट्रेट करना। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुझे क्रिकेट का शौक था और मुंबई में हम लोग रहते थे, तो वहाँ गैलरी में मेरी वालदा मुझे प्लास्टिक की गेंद से बॉलिंग करती थी और मैं खेलता था। तो कहने लगे एक दिन इतने जोर, उन्होंने लिखा किताब में कि एक दिन इतनी जोर से मैंने स्ट्रोक खेला कि मेरी वालदा की नाक पर गेंद लगी और खून बहने लगा। तो उसके बाद से मुझे बड़ा एक खौफ सा हुआ और फिर मैंने डिफेंसिव अंदाज अपनाया और सुनील गावस्कर को उनकी आखिरी टेस्ट इनिंग्स में, बेंगलोर टेस्ट में मार्च 87 में आउट करने वाले कौन थे? इकबाल कासिम, पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर। आपको हमने तफसील से जवाब दे दिया ओवैस, और इसके साथ ही हम ब्रेक की तरफ बढ़े जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सुनील गावस्कर का आपको जिक्र किया, आमिर सोहेल भी हमारे साथ बैठे हैं। आमिर सोहेल जो है ये भी जब क्रिकेट खेलते थे, बहुत कम लोगों को पता है कि इनके वालिद सुहेल अली जो थे वो फिल्मों के फाइनेंसर थे, और हिदायतकार मसूद परवेज जिनका बड़ा नाम था फिल्मी दुनिया में पाकिस्तान की, वो इनके वालिद के दोस्त थे। उन्होंने इनके वालिद को कन्विंस किया कि आप कुछ सरमाया लगाएं। आमिर, आप स्टूडियो वगैरह जाते थे उस वक्त? नहीं जाना हुआ? नेवर नेवर नेवर। सभी आपको फिल्मों का शौक है? नहीं देखते? हेयर स्टाइल तो आप ऐसे जबरदस्त बनाते हैं लेकिन फिल्मों का शौक नहीं। तो फिर क्रिकेट के अलावा और कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, स्नूकर है, ये दो खेल शौक से। फुटबॉल तो देखते भी है ना लोग बड़े शौक से जब भी वर्ल्ड कप। आमिर, आपको कौन से? आप तो गोल्फ खेलते हैं? गोल्फ हम स्क्वॉश बहुत ज्यादा खेलते थे। अच्छा। और उसकी वजह थी, एक तो शॉट भी था और दूसरा फिटनेस के लिए बहुत जो है उसको अडेप्ट किया था और उसका फायदा भी होता था। अच्छा, अब इस वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं आमिर। फाइनेंशियली ये वर्ल्ड कप बड़ा वायबल है, इतने स्पॉन्सर्स मिले हुए हैं, इन्होंने प्राइज मनी भी 1 अरब 46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कर दिए विनिंग टीम के लिए। आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो ये तो फिर कामयाब हुआ ना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक देखिए, अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो ये आईसीसी को क्रेडिट जाएगा ना, कि वो उन्होंने कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को सामने रख के जो डिमांड्स ऑफ क्रिकेट है उसके मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ प्लेयर्स की सैलरी भी बढ़ रही है, स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने इतनी बड़ी प्राइज मनी रखी है तो क्रेडिट जाना चाहिए आईसीसी को। इसमें इंडिया का तो कोई अमल दखल नहीं, हमारे ये आईसीसी का टूर्नामेंट, इट्स अ वर्ल्ड कप, इसमें हर नेशन इन्वॉल्व है। अब जब आपकी एक टूर्नामेंट में हर नेशन इन्वॉल्व होगी तो बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स जो हैं वो टू द फोर आएंगे। बिल्कुल। जो ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी की जब आप बात करते हो तो वो 10 नहीं, वो काफी एसोसिएट मेंबर्स का भी जो है वो एक कंसोर्टियम है। सो उन्होंने ये एफर्ट किया तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो होस्ट कंट्री जो है वो बीसीसीआई
अब उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि क्राउड क्यों नहीं आ रहे, फैसिलिटीज क्यों नहीं इतनी अच्छी। वो तो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो तो एक्सपोज हो गई। जॉर्ज बटलर ने भी तो कहा है कि वो जो धर्मशाला का मैच है शायद आज उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की, कि उन्होंने कहा हम रिस्क नहीं ले सकते कि इतना बड़ा इवेंट है, अभी एक ही मैच हुआ है। देखिए बात यह है कि इनको इंडियन क्रिकेट को बैड एडवर्टीजमेंट मिल रही है। जो इनके क्लेम्स हैं वो डाइल्यूट होने शुरू हुए हैं। ये जिस तरह की आवाज़ें आपको इधर उधर से एमिनेट होती सुनाई दे रही हैं, तो उससे जो है जो एक तरह का वो बुत बना हुआ था वो टूटना शुरू हो गया। समी, जिस तरह से इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, आप आमिर की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है फाइनेंशियली तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो भारत का एक इमेज था कि भारत तो भाई क्रिकेट का जुनून है, 1.25 अरब की आबादी है, अब वो जुनून और फिर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं वो एक्सपोज होती नजर नहीं आ रही हैं आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई कि एज अ ऑर्गेनाइजर अभी तक इतने सक्सेसफुल नज़र नहीं आया। अगर आप देख रहे हैं शुरू से लेकर ना कोई ओपनिंग सेरेमनी, स्टेडियम खाली, फिर वेन्यूज़ को आप देखें इंडिया ने जिस तरह की किए हैं, मेरे ख्याल में 2-3 जिस तरह के वेन्यूज़ थे, इतना अच्छा इम्तजाज चल रहा था वर्ल्ड कप का कि फिर टर्निंग ट्रैक्स आ गए बीच में, फिर 1-2 ग्राउंड के लिए लेके प्लेयर्स की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में होस्ट नेशन की तरफ जाता है कि ये इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर नहीं साबित हुए जिस तरह के वो कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं जिस तरह से अब पाकिस्तान के मैचेज उन्होंने 2 रखे हैं चेन्नई में, और चेन्नई की टर्निंग ट्रैक था, कल हमने देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, एक तो अफगानिस्तान से और एक आई थिंक साउथ अफ्रीका से है चेन्नई में। तो आप क्या देखते हैं कि उन मैचेस में पाकिस्तान को थोड़ा सा अपर हैंड तो होना चाहिए? पाकिस्तान को बिल्कुल होना चाहिए, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह की विकेटों के ऊपर दे बीन ब्रॉट अप, और ऐसी पिचेस के ऊपर तो जाके दे शुड फील एट होम। और जब आपकी लाइनअप में देखिए 2 तो आपके फ्रंट लाइन स्पिनर है ना, नवाज और शादाब, उसके बाद आपके इफ्तिखार भी बॉल करते हैं, शकील भी बॉल कर लेते हैं। सो जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट। लेकिन लोग कहते हैं कि आधा आधा के भाई ना तो वो कंप्लीट ऑलराउंडर है ना वो कंप्लीट बैट्समैन है ना कंप्लीट बॉलर है, दोनों बीच में लटक जाते हैं ना। जैसे अब इफ्तिखार है, उसको पार्ट टाइमर के तौर पर यूज किया है इन्होंने, इसी तरह से सलमान अली आगा को जब जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया है, और ये चीज भी एक रोल प्ले कर उसका जो हमने इस चीज का जिक्र किया पहले कि आपको ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए टीम में। बॉलिंग ऑलराउंडर, जब बॉलिंग ऑलराउंडर भी हों और बैटिंग ऑलराउंडर भी हों तो फिर वो चूचू का मुरब्बा है, और कप्तान भी कंफ्यूज रहता है कि यार आप देखें ना, कोई मैच था जिसमें आपने इफ्तिखार को बॉलिंग नहीं करवाई तो सारे पीछे पड़ गए, फिर एशियन बाबर के, और उन्होंने अगले मैच में उनको बॉलिंग करवा दी, फिर लोग पीछे पड़ गए। सो बेसिकली आपको जो है मैक्सिमम जो है फ्रंट लाइन, अब फ्रंट लाइन 4 बॉलर चाहिए, 2 आपको चाहिए ऐसे बॉलर जो इन बॉलर्स को आके असिस्ट कर दें। उसमें कप्तान जो है वो सही जो है फैसले कर लेता है। जब बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाए बहुत मुश्किल हो जाती। समी, आप एग्री करेंगे आमिर सोहेल की? जी हाँ, बिल्कुल एग्री करूंगा, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हम लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे ऑलराउंडर पे। अगर आप देखे जाए कि अब्दुल रज़ाक के बाद कोई आए नहीं ऑलराउंडर। जी हाँ, अब अगर आप देखे जाए ट्रेंड ये हो गया कि जितने ऑलराउंडर है कोशिश ये की जाती है टॉप ऑर्डर में से कोई आपको ऑलराउंडर हो जो कि मीडियम पेस या अच्छी लाइवली से बॉल करता हो। बैटिंग भी जी हाँ, तो हमारे पास ज्यादातर बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कि जितने ऑलराउंडर है आप दुनिया भर की लीग उठा के देख लें कि डोमेस्टिक देख लें, सारे टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलराउंडर पे इन्वेस्ट नहीं करते, वही 8वें नंबर 9वें नंबर पे बारी माजी करता है। वो ये है कि आपने नवाज को एक्सेप्ट किया हुआ जिस तरह वो खेलता आ रहा है, आपने उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं डाला कि आपको ये चीजें इंप्रूव करनी है टू बी इन द पाकिस्तानी टीम। ठीक है, वो भी उसी तरह आ जाता चल रहा है। बिल्कुल। अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं, हमारा सेगमेंट है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं? जी, बैनुल अक़वामी ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ? इसमें एक आध अल्फाज जो है वो टाइप होने से रह गए, और इसके 4 जवाबात हैं। इनमें से आपको बताना है 1965, 1978, 1985 और
73। आप सोच के रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में हम आपको इसका जवाब जरूर बताएंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और अपने दोनों एक्सपर्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। समी, पाकिस्तानी टीम में यही 3 फास्ट बॉलर्स कल आपको खेलते नजर आ रहे हैं जो पहला मैच खेले, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, या हसन अली ने बॉलिंग तो बेहतर की, तो कोई चेंज कर सकता है पाकिस्तान, ये यही 3 समझ? मेरे ख्याल में कि सेम टीम से जाना चाहिए अनलेस ओपनिंग स्लॉट ऐसा है कि जहां आपको लग रहा है कि आपको चेंज की जरूरत है तो उसामा मीर की जगह नहीं बनती है। डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जिस तरह की फ्लैट विकेटें हो गई हैं तो अब कोशिश ये करनी है कि हम कहीं ना कहीं जाके अब बॉलिंग के पे भी मैच आना है। तो डेथ ओवर में जाके स्पिनर मेरे ख्याल में इतने इफेक्टिव नहीं होते, तो मेरे ख्याल में 3 पेसर जाएं और आपके पास एडिशनल 1-2 स्पिनर है, सऊद शकील है जो आपको 2-4 ओवर कर सकते हैं। बॉलिंग का करवाते हैं? हाँ, मतलब तो खिलाए नहीं, इतने अरसे से घुमा फिरा रहे थे। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपर हैं, उन्होंने बॉलिंग की, तो कहीं ना कहीं जाके आपने 2-4 ओवर आप अगर पार्ट टाइम से लगा ले तो वही फिर आपको एज अ बैट्समैन मिल जाता है लाइनअप में। लेकिन दुनिया की कई टीमें ऐसी हैं जहां विकेट कीपर के साथ साथ और जो दूसरे विकेट कीपर है वो भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक ही विकेट कीपर खेल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हर टीम की फॉर्मेशन है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में सेम टीम से जाना चाहिए। सिर्फ बैटिंग एक जैसी जगह दिख रही है ओपनिंग स्लॉट पे जहाँ आप चेंज कर सकते हैं। आमिर, जैसे अब इंग्लैंड को देख लें, जॉर्ज बटलर, जॉनी बेस्टो, फिर बांग्लादेश को देख लें, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, फिर भारत को देख लें। न्यूजीलैंड की टीम में हाँ, कितने 3 तो थे। इंडिया में देख लें। अब आप किसकी सिलेक्शन करवाना चाह रहे हैं ये नहीं, मैं अब कोई विकेट कीपर बचे नहीं। जो विकेट कीपर है वो इश्तिहार में आ रहा है, बेचारा रिजर्व में है लेकिन इश्तिहार में आ रहा है। देखिए, ट्रेंड है बेसिकली, दे आर कंफर्टेबल और वो ये समझते होंगे कि ये वाले विकेट कीपर बैट्समैन जो फ्रंट लाइन बैट्समैन है उनसे बेहतर हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर वो परसिस्ट कर रहे हैं। जहां तक आपने क्वेश्चन किया, देखिए आपको बॉल इस मैच में अब आपको इसी लाइनअप से जाना पड़ेगा। एक चेंज आपको फोर्स चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप फखर जमान से कंफर्टेबल नहीं है तो आप अब्दुल्ला शफीक को लेके आए। लेकिन मिकी आर्थर तो फखर जमान के हक में बयान दे रहे हैं। देखिए, 2 दिमाग लड़ेंगे ना वहां पे। अच्छा, इंजमामुल हक और मिकी आर्थर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मैच में आप देखें, आप नवाज की भी परफॉर्मेंस देखें, आप शादाब की भी परफॉर्मेंस देखें। ये देखने के बाद आपको जो एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा वो ये है कि आपको एक फ्रंट लाइन बॉलर और ऐड करना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया। देखिए, आपके 7 नंबर तक बैट्समैन हैं। शादाब 7वें नंबर तक आता है, वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। उसके बाद आपको 4 जो हैं वो फ्रंट लाइन बॉलर खिलाने, क्योंकि ये वाली जो पिचेस हैं अगर आप आउट नहीं करोगे तो डेथ ओवर में आपको कुटी पड़नी है। आप जब तक ऑपोजिशन के, जब तक आप लास्ट 12 ओवर रहते हैं, अगर आपने 6-7 आउट नहीं किए हुए ऑपोजिशन के तो यू ऑलवेज हैव अ पैरल कि आपने 350 से ज्यादा रन दे देने। सो आई थिंक पाकिस्तान को इस मैच में तो इसी फॉर्मेट पे जाना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट मैच में इस मैच को सामने रख के दे हैव टू मेक फ्यू चेंजेस। समी, आप एग्री करेंगे कि इंडिया के मैच के लिए, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबकी नजरें, वो कहते हैं कि फाइनल से पहले ही फाइनल है दुनिया भर की, और कमर्शियली भी बड़ा वायबल है ना, कि सारे इश्तिहारात पाकिस्तान में भी, चैनल्स पर, हर जगह बहुत ज्यादा एक हाइप बन चुकी है पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया के साथ खेलना नहीं चाहिए। नहीं तो किस जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कौन स्टैंड कौन लेगा? मैं, आप चेयरमैन नहीं है ना, मैं हूं ना आप हैं चेयरमैन, इसलिए स्टैंड जो लेगा हम उसको नहीं। ये चेयरमैन के बियॉन्ड बात चलेगी। ये जो आज हुआ है, जो जैनब अब्बास के साथ हुआ है, ये क्या मैं वर्ड यूज करूं, I'm actually embarrassed कि ये क्या है। सही, अगर कोई इस तरह से इंडियन होता और उसको हम यहाँ से भेजते तो फिर देखते आप क्या होता। Exactly. है ना? Exactly. बिल्कुल। तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं रिटेलिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं रिएक्शन की बात समझ गया। सभी आप क्या देखते हैं कि जिस तरीके से, मतलब एक एम्बैरसमेंट तो है ना कि जैनब अब्बास को आईसीसी तो फेस सेविंग कर रहा है कि ड्यू टू पर्सनल रीजन शी लेफ्ट इंडिया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्हें हफ्ते की रात कहा गया कि आप यहाँ से निकल लें वरना
हो सकता है आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि वो FIR कटाने वकील चला गया था। तो आप समझते हैं इससे एम्बेरसमेंट तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल एम्बेरसमेंट है, और बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, ये हमें रिएक्शन ज़रूर इसका प्रोटेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें वीज़ा पॉलिसी से लेकर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ स्टैंड आउट करना था, क्योंकि बीइंग अ नेशन और एज अ क्रिकेटिंग नेशन हमने एक नाम बनाया अपना पूरी दुनिया में, तो बिल्कुल हमें अपना और देखिए प्रोटेस्ट जरूर जब एशिया कप हो रहा था, सॉरी समी, ऑलमोस्ट 70% क्रू जो था वो इंडिया से आया। सही, हमारे हमने तो उनको वेलकम किया। ठीक है, अब चलते हैं। जो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जवाब की तरफ, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, मैंने जो आपसे सवाल किया था एक कि क्या आप जानते हैं, और उसमें कि खवातीन का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो कब किस साल मुनक्किद हुआ, और इसका सही जवाब है 1973 में। 1973 में मुनक्किद हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप मर्दों का जो था वो 1975 में शुरू हुआ। दिलचस्प बात ये, खवातीन एक मरतबा फिर बाजी ले गई। इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।